हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शिवीर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री। ठीक है, तो इस हिस्ट्री में तमिलनाडु क्लास 11 में एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री को कवर किया है और क्लास 12th की हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर किया हुआ है। ठीक है, ये बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली हम हिस्ट्री क्यों रीड करना चाहते हैं, हमें क्यों उसको रीड करना चाहिए। देखिए, किसी भी बुक को रीड करने के पहले हमको पता होना चाहिए कि उस बुक को रीड करने का मोटिव क्या है। तो हिस्ट्री हम इसलिए रीड करते हैं कि आज जो प्रेजेंट में हम हैं उसका वो चीज़ें कैसे डेवलप हुई पास्ट में, उस सब की हिस्ट्री हमको वहाँ से मिलती है कि कैसे ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ इनिशियल लेवल से अब तक के लेवल में। मतलब कि कैसे उसने एग्रीकल्चर करना सीखा, कैसे उसने एक सिटी में रहना सीखा, कैसे उसने एक एम्पायर बिल्डअप करना सीखा और हमारी सोसाइटी में इतने सारे चेंजेस कैसे हुए। मतलब इतनी सारे लैंग्वेज, इतने सारे कल्चर, इतना सारा आर्किटेक्चर, ये सब कुछ कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, इतने रिलीजन कैसे बने, अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो ये सारे रिलीजियस बिलीफ हमारे अंदर कैसे आए। ठीक है, हम हमारी एंसेस्टर्स की चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो वो एंसेस्टर क्या करते थे उनके टाइम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको हिस्ट्री से पता चलती हैं। तो हिस्ट्री ने स्टोन एज से लेकर 1947 जब तक हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तब तक का पार्ट कवर किया हुआ है। ठीक है, और 1947 के बाद वाला जो पार्ट है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आता है। लेकिन जनरली हम हिस्ट्री एंशियंट टाइम से सिर्फ मॉडर्न टाइम तक का ही पढ़ते हैं। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो हम पॉलिटी में कवर कर लेते हैं या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री उसके लिए अलग से लिखी गई है, जिसमें 74 ईयर्स का हमारा जो सफ़र रहा है इंडिपेंडेंस के बाद का उसका डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु की बुक की हिस्ट्री है। ये आपके लिए यूज़फुल है अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट है, तो ये बुक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। टॉपर्स भी इस बुक को रिकमेंड करते हैं। जब आप इस बुक को रीड करेंगे ना तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। इस बुक में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, बहुत ईजी लैंग्वेज में और काफ़ी हॉलिस्टिक अप्रोच इन लोगों ने रखी है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस बुक को एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री को स्टार्ट करने के पहले मैं आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी इस बुक के अलावा जो हिस्ट्री पढ़ने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला कि हम क्या टर्म्स यूज़ करते हैं हिस्ट्री की टाइमलाइन के लिए। ये बीसी और एडी क्या होता है, बीसीई और सीई क्या होता है। तो देखो, अभी हमारा जो 2020 चल रहा है वो 2020 एडी लिखा जाता है, तो उसको एडी क्यों लिखते हैं। तो क्या हुआ था, जीसस का जब से बर्थ हुआ उनका जो बर्थ ईयर है उस ईयर को 0 ईयर से काउंट किया जाता है। उसके बाद जितने ईयर्स काउंट किए गए हैं वो एनो डोमिनी में काउंट किए गए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन जीसस का बर्थ हुआ उसी से हमारी दुनिया स्टार्ट हुई है। जीसस के बर्थ के पहले और भी जो इंसिडेंट हुए हैं वो उनके बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले वाले पार्ट में कंसिडर किए जाते हैं। इसलिए जो जीसस के बर्थ वाले के पहले वाले जो हैं उनके ईयर्स में बीसी लगाया जाता है, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट। और जो जीसस के बर्थ के बाद वाले ईयर्स हैं उनमें एडी लगाया जाता है, मतलब एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड, मतलब लॉर्ड के जन्म होने के बाद वाले ईयर्स। ठीक है, तो जीसस के बर्थ के बाद अभी तक 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वैसा इसका मतलब है। ठीक है, एक तो ये टाइमलाइन यूज़ करते हैं जो हम इस बुक में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉमनली टाइमलाइन यूज़ की जाती है, वो है जीसस के बर्थ से पहले वाले को बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, मतलब बीसीई बोलते हैं। और आफ्टर जीसस के बर्थ के एरा को कॉमन एरा बोलते हैं, मतलब सीई यूज़ करते हैं। तो आप यूज़ कर सकते हो बीसीई और सीई। ठीक है, और इधर यू कैन यूज़ बीसी और एडी। ठीक है,
ये तो टाइमलाइन में जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में। अब एक्चुअल जो टाइमलाइन है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की, मैं उसको भी एक बार आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये मैंने सिर्फ ये एक टाइमलाइन बनाई है, ये एक्चुअल मतलब बिल्कुल ऐसा डिमार्केटेड टाइम कहीं नहीं है, सिर्फ ये एजम्पशन है कि यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांजिशन पीरियड था, मतलब ट्रांजिशन टाइप है। हर किसी बुक में अलग अलग 10, 20, 40 ईयर्स का डिफरेंस आएगा आपको, क्योंकि एक्चुअली हमको नहीं पता है कि वो किस दिन से स्टार्ट हुई, किस दिन पे ख़त्म हुई, लेकिन फिर भी हम इसको एज कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देखो, जो हमारा सबसे पहले जब ह्यूमन का जन्म हुआ, उसके बाद जब उसने अपना लाइफ स्टार्ट किया, तो वो पहले स्टोन के साथ रहता था, मतलब पेलियोलिथिक टाइम जो था उसको स्टोन एज बोलते हैं। ऐसे स्टोन, सिर्फ उसके पास ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं था, तो स्टोन से ही वो सारी चीज़ें करता था, क्योंकि स्टोन उसके पास इजीली अवेलेबल था अर्थ पर। तो स्टोन एज चला है 2 मिलियन BC से लेके 2500 BC, जिसमें 4 तरह के स्टोन एज आते हैं। पहला सबसे पुराना जो आता है वो पेलियोलिथिक आता है, ओल्ड स्टोन एज, जिसमें इंसान सिर्फ हंटिंग या गैदरिंग ही करता था, मतलब या तो वो फ्रूट तोड़ के खाता था या फिर किसी एनिमल को हंट करके खाता था। उसके बाद दूसरा टाइम आता है वो है मीज़ोलिथिक। मीज़ोलिथिक में मिडिल स्टोन एज है, जहाँ पर इंसान ने स्टोन को थोड़ा और मॉडिफाई कर लिया था अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। फिर आता है नियोलिथिक टाइम, जिसमें उसने अपने जो स्टोन था, स्टोन के साथ साथ उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था, ये सारी चीज़ें स्टार्ट किए। फिर आता है चाकोलिथिक वाला टाइम, जिसमें वो कॉपर स्टोन एज, मतलब स्टोन के साथ वो कॉपर का यूज़ करना सीख गया था। तो ये स्टोन एज में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे काफ़ी कि उनकी क्या क्या साइट्स थी और वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एक और टाइम स्टार्ट होता है, जब हमने देखा कि एक सिविलाइजेशन है, पूरा सिविलाइजेशन मतलब पूरी की पूरी सिटी डेवलप है, उनका रहने का तरीका, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, ये सब कुछ डेवलप हो गया था इंडस रिवर के अक्रॉस। उसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका जो हम लोग टाइम कंसिडर करते हैं वो होता है 2500 BC से 1750 BC। उसके बाद ये लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता, सिर्फ हिस्टोरियंस इसका एजम्पशन लगाते हैं कि हो सकता है ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से ख़त्म हो गए, हो सकता है ये इन्वेजन के वजह से ख़त्म हो गए, लेकिन ये लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। इनके ख़त्म होने के 200-300 बाद का इतिहास हमको नहीं पता। उसके 200 ईयर्स के बाद हमको एक और लाइफ के एविडेंस मिलते हैं, वो है वैदिक एज, जो हमको गंगा वैली में मिलते हैं। ये इंडस वैली के अक्रॉस बनी हुई थी, ये गंगा वैली। जब हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं उसमें आपको मैप बताऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी इंडस रिवर कहाँ है और गंगा रिवर कहाँ है। अभी तक आपने थोड़ा पढ़ा हो तो आपको पता है कि इंडस और गंगा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तब तो कोई रेल नहीं चलती थी, कुछ भी नहीं था, तो लोग वहाँ से यहाँ कैसे आए। और जब जो लोग हमको गंगा वैली में मिले, वो लोग के पास कुछ नहीं था, मतलब इंडस इतनी डेवलप्ड थी और फिर गंगा के पास कुछ भी नहीं था। लोग नोमैडिक थे और वही सब हर्डिंग करते रहते थे, हंटिंग करते थे। तो ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हुई वो हमारी हिस्ट्री में। उसके बाद जो 2500 मतलब इंडस की जो सिटी थी, वैसी सिटी डेवलप होना स्टार्ट हुई 600 BC में, मतलब 2000 साल बाद वैसी सिटी गंगा वैली में स्टार्ट हुई डेवलप होना। ठीक है, ये हुआ। फिर साथ में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी ग्रो हुआ उसी टाइम। फिर इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट एम्पायर बिल्डअप हुआ, मौर्यन एम्पायर, 323 BC से 185 BC तक। ठीक है, मौर्य पहले थे जिन्होंने इंडिया को एक ऐसा एम्पायर बनाया था पहली बार। देखो, मैं तुमको एक रफली इंडिया का मैप ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसमें समथिंग लाइक दैट, ऐसा हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, अब मौर्यास जो थे ना, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक के एरिया को कंट्रोल कर रखा था अपने अंडर में। ठीक है, तो ये मौर्यन एम्पायर था। मौर्यन एम्पायर में क्या होता है, जब कोई भी एम्पायर ऐसे स्टार्ट होता है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग रूलर स्टार्ट करता है।
वो पहले एक टेरिटरी अंडर में लेता है अपने, फिर दूसरी टेरिटरी को कॉन्कर करता है, ऐसे एक करके एक वास्ट एम्पायर बना लेता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रूलर होते हैं वो उसको कंसोलिडेट कर पाते हैं, लेकिन उनके जो वीक सक्सेसर आते हैं उसके बाद क्या होता है, ये एम्पायर छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लगता है। तो इसके मौर्य के वीक सक्सेसर की वजह से ये जो इंडिया वाला पार्ट है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की छोटी छोटी किंगडम के बीच में डिवाइड हो जाएगा, पूरा होल एम्पायर नहीं बचेगा। ठीक है, तो पोस्ट मौर्य में वही होता है। ओके, उसके बाद फिर वापस से एक और एम्पायर बिल्डअप होता है, वो है गुप्ता एज, जिसमें श्री गुप्ता ने गुप्ता एज को स्टार्ट किया था। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इन सब लोगों ने वापस से पूरी इंडिया को कॉन्कर करा, पूरा एक एम्पायर बिल्डअप किया 320 एडी से लेके 540 एडी तक। ठीक है, फिर इसके भी सेम वही चीज़ हुई, वीक सक्सेसर आए, वो उतने बड़े एम्पायर को होल्ड नहीं कर पाए। फिर वापस से इंडिया नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया किंगडम्स में डिवाइड हो गया। साथ में नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से क्या होते थे, फॉरेन इन्वेजन होते थे। ठीक है, वो क्यों होते थे, क्योंकि इधर जो कंट्रीज थी जैसे ईरान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, और भी दूसरी इराक हुआ, सऊदी अरेबिया, वहाँ के अरब पर्सन, टर्की लोग वहाँ से आते थे, इंडिया में इन्वेजन करते थे और यहाँ पे रूल करते थे। ठीक है, तो पोस्ट गुप्ता के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ, नॉर्थ वेस्ट से बहुत सारे सकाज आए, कुशान्स आए, उन लोगों ने रूल करना स्टार्ट किया। और हमारी इंडिया में भी नॉर्थ और साउथ में इंडिया डिवाइड हो, साउथ में पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास ये ग्रो करने लग गए, और नॉर्थ में हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जो थे ना वो लास्ट हिंदू रूलर थे। इसके बाद जिसने भी एम्पायर बिल्डअप किया है वो कौन थे, मुस्लिम रूलर थे, जैसे दिल्ली सुल्तान हुए, मुगल्स हुए। ठीक है, उसका टाइम यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि 600 एडी से 632 एडी के टाइम पे सऊदी अरेबिया के मक्का मदीना में प्रॉफिट मोहम्मद आ गए थे, जिन्होंने इस्लाम को प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से इस्लाम का बर्थ हुआ और ये चीज़ें फिर आगे प्रोपोगेट होने लग गई। फिर वो धीरे धीरे इंडिया में भी आए इन्वेड करने के लिए, फिर इंडिया में फिर उन्होंने सल्तनत बनाई, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मेडिवल हमारा जो इंडिया है वो दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होता है। उसके बीच में कुछ एक टाइम था जब राजपूत, नॉर्थ इंडिया में राजपूत रूल कर रहे थे, साउथ इंडिया में पल्लवा, चालुक्य, ये सारे रूलर्स थे, तो वो अर्ली मिड इंडिया में आता है। फिर मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, इनके इन्वेजन होते हैं, तो ये अपने कमांडर इंडिया में छोड़ के आते हैं। तो वो कमांडर्स क्या होते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है वो अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देते हैं और दिल्ली सल्तनत बना लेते हैं इंडिया के अंदर। 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत का रूल रहता है। उसके मरने के बाद आता है हमारा बाबर, जिसने मुगल एम्पायर स्टार्ट किया होता है 1526 से 1707। 1707 वो ईयर है जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी। ठीक है, मुगल ने भी पूरा हमारा इंडिया को एक एम्पायर बना के रखा था, नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक। ठीक है, तो मुगल, औरंगजेब के बाद वाला एम्पायर मुगल एम्पायर में नहीं कंसिडर किया जाता, क्योंकि वो सारे वीक मुगल थे और उन्होंने इंडिया को पूरा ऐसा एम्पायर नहीं होल्ड किया था, वो छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में टूट गया था, और बाकी जो रीजनल पावर थी वो इमर्ज होके आई थी। ठीक है, यहाँ तक जो हम पढ़ते हैं मुगल एम्पायर है, ये हमारा मिडिवल वाला पार्ट है। मिडिवल के बाद ये जो पार्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल करने आती है, वो पार्ट आता है हमारा मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, जैसे हमको पता है पहले पोर्तुगीज़ आए थे 1498 में, जिन्होंने सी रूट के थ्रू इंडिया को डिस्कवर कर लिया था। फिर फ्रांस, ब्रिटिश, ये सब लोग आए, उनमें से भी सबसे पावरफुल निकले ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हमारी इंडिया में रूल किया। कब से रूल करना स्टार्ट किया, तो 1757 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में पूरा बंगाल आ जाता है। उसी के बाद उसने धीरे धीरे करके सारी टेरिटरीज को अपने अंडर में लेना स्टार्ट किया, और 1857 तक बहुत सारा पार्ट इसने अपने अंडर ले लिया, अलग अलग पॉलिसीज़ लगा के, और इतने 100 ईयर्स में इन्होंने इंडिया के अंदर एक वास्ट एम्पायर बिल्डअप कर लिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर 1857 का रिवोल्ट हुआ, हमको 100 साल लग गए ये समझने में कि बाहर की कंपनी हमारे ऊपर रूल कर रही है। ठीक है, 1857 में रिवोल्ट हुआ, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया इंडिया से, और बोला कि अब इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी है, और ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो उसके अंडर में रूल करेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। फिर 1857 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का रूल था।
तो ये यहाँ पर 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाता है, हमको आज़ादी मिल जाती है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री की टाइमलाइन है, एंशिएंट से मिडिवल, मिडिवल टू मॉडर्न, क्या क्या चेंजेस हुए थे वो सारा हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि तमिलनाडु की जो बुक है उसमें कैसे सिलेबस को इंक्लूड किया गया है। देखो थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए। ये देखिए, पहला जो चैप्टर ही इन्होंने रखा है ज्योग्राफिकल फीचर्स का क्या इम्पैक्ट है, तो जो हिमालय है उसका क्या इम्पैक्ट है, इंडस रिवर उस वहाँ से लोग कैसे आते थे, फिर नीचे जो सदर्न इंडिया है वो तीनों साइड से हमारा सी से घिरा हुआ है तो उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर में हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर वैदिक कल्चर जो गंगा वैली के अक्रॉस बनी उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर जैनिज्म बुद्धिज़्म का ग्रो कैसे हुआ, मगध कैसे राइज हुई और उसने फिर मौर्याज उसमें कैसे डेवलप हुए, अलेक्जेंडर कौन था, उसका इन्वेजन क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर ये जो पहला एम्पायर हमारे यहाँ बना मौर्यन एम्पायर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर मौर्यंस के एंड होने के बाद का क्या सिनारियो था हमारी इंडिया में वो देखेंगे, फिर सदर्न इंडिया में संगम एज के बारे में देखेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा बड़ा एम्पायर बना गुप्ता एम्पायर, उसके बारे में देखेंगे, फिर गुप्ता के बाद जो हर्षा आते हैं वो लास्ट रूलर थे उनके बारे में देखेंगे। उसी टाइम पे साउथ इंडिया में पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटाद और इम्पीरियल चोलास थे। इस बुक में इनको इसलिए अच्छे से कंसिडर किया गया है क्योंकि ये तमिलनाडु की बुक है और साउथर्न इंडिया की डायनेस्टी को अच्छे से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये एंशंट यहाँ हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा मिडिवल पीरियड आता है जिसमें दिल्ली सल्तनत आती है। फिर दिल्ली सल्तनत के अंडर में इंडिया में क्या क्या प्रोग्रेस हुई उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। फिर भक्ति मूवमेंट क्या होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उस हमारी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस लेके आए भक्ति मूवमेंट, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर दो बड़ी एक एम्पायर बनी थी साउथ इंडिया में, विजयनगर और बहामानी किंगडम, उनका क्या रोल है, कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है। फिर एक पूरा बड़ा एम्पायर बना मुग़ल एम्पायर, उसके बारे में देखेंगे। फिर मुग़ल्स के अंडर में क्या डेवलपमेंट हुए इंडिया में वो देखेंगे। फिर मुग़ल तो मुस्लिम थे, दिल्ली सल्तनत भी मुस्लिम थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पावर इमर्ज होकर आती थी वो मराठा पावर। ठीक है, मराठाज और मुग़ल्स का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तभी यूरोपियंस का इंडिया में आना स्टार्ट हो गया था और यहीं पे हमारा मिडिवल टाइम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में हर चैप्टर में। और आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली गूगल से, और अगर आपको नहीं मिलता है, मैंने जहाँ से ये बुक डाउनलोड की है मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा सिर्फ सिलेबस डिस्कशन वाला पार्ट था और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ की टाइमलाइन थी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से मैं आपको मैप के साथ पढ़ाऊँगी। कुछ मैप इस बुक में भी बहुत सारे मैप लिए गए हैं, कुछ मैप मैं अपनी तरफ से इंक्लूड करूँगी। आप फर्स्ट लेक्चर से देखिए सीरीज़ को, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी ये बुक, आप एक बार ज़रूर इस बुक को रीड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ तमिलनाडु क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री सीरीज़ में।